नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्या 8वें वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने आएगा या सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की पूरी तस्वीर बदल देगा? करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की निगाहें जो हैं वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन संशोधन पर टिकी। लेकिन इस बार जो है चर्चा सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या दशकों पुरानी वेतन और पेंशन की व्यवस्था आज की जरूरतों के हिसाब से सही है? सेना और सिविल सेवाओं की वेतन अंतर से लेकर नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन विवाद तक, अलग अलग पेंशन प्रणालियों और सरकार पर बढ़ते वित्तीय बोझ तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है? मौजूदा व्यवस्था में क्या क्या समस्याएं हैं? इन तमाम मुद्दों को जानने और समझने की कोशिश करें। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज के शो में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग की बात करेंगे। इसके बाद 1.4 करोड़ किराना दुकानों को डिजिटल बनाने की तैयारी को जो है वो डिकोड करेंगे। खबरें ये भी आ रही हैं, सरकार जो है डिजी दुकान मिशन को जो है लॉन्च करना चाहती है। इस कदम से दुकानदारों को क्या फायदा हो ये समझेंगे। और अंतिम में बाजार को लेकर 2 दिग्गज निवेशकों की बड़ी राय आई। क्या कह रहे हैं समीर अरोड़ा और शंकर शर्मा? प्रवीण सर से एकदम आसान भाषा में इसको भी जो है डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग की लगातार हम लोग जो है बात कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको भी जो है समझने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें कुछ समस्याएं हैं। कहा जा रहा है कि जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनकी तुलना का कोई स्पष्ट जो है पैमाना नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार में कई तरह की सेवाएँ हैं, जैसे IAS IPS जैसे सिविल सेवाएँ हैं, सेना और अर्धसैनिक बल भी हैं इस सिस्टम में, और तकनीकी और जो है वैज्ञानिक सेवाएँ भी हैं इनमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अलग अलग परिस्थितियों में लोग काम करते हैं, तो वो कैसे मापा जाए, उसके आधार पर कैसे सैलरी पेंशन तय हो। फिर कहा जा रहा है कि अनुभव की जो है अहमियत उसको भी जो है वो देखना चाहिए। इसके अलावा अलाउंसेस जिसको लेकर जो है तमाम तरह की जो है चर्चा चली। सर, एकदम दौर चला था कि भत्तों का क्या होगा, इतना देर हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा अगर हैम्पर कुछ होगा तो भत्ते होंगे। तो अब उस भत्तों में यानी जो है अलाउंसेस में जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी की भी बात सामने आ रही है। एकदम नया चैप्टर है सर 8वें वेतन आयोग को लेकर। आपसे समझना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला? नहीं विशाल, देखिए 8वें कमीशन की पूरी सरगर्मी चल रही है। मीटिंग्स लगातार जारी हैं अलग अलग देश के हिस्सों में, अलग अलग राजधानियों में, और तमाम जो 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच में उम्मीद है कि अब साफ कुछ बड़े ऐसे सरकार बढ़ोतरी लेकर आएगी पेंशन में और सैलरी में, जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी आएगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। अब कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के हिसाब से तो ये बात सही है, लेकिन सरकार और पूरा जब सरकार ये इस बात को कहती है कि हम एक बड़ा रिफॉर्म का पुश लेकर आने वाले हैं तमाम सेक्टर्स में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, लोगों की ज़िंदगियों में, तब सरकार को इस बाबत क्या नहीं सोचना चाहिए कि जो 8th पे कमीशन का जो 10 साल में एक बार आने वाला जो मौका है, क्या वहाँ पर भी आमूल-चूल बदलाव किए जाने चाहिए। और जैसी आपने बात कही विशाल, की अलग अलग तरह के काम हैं, अलग अलग तरह के जॉब प्रोफाइल हैं, अलग अलग तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जी। आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, दूसरी तरफ सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका पूरा का पूरा ढांचा और कामकाज करने का तौर तरीका अलग है। अब उन सब के लिए एक समान तरीके की आप फिटमेंट फैक्टर या बाकी चीज़ें ले आएँ। फिर कंपनसेशन जो रिलेटेड टू जो आपका अलाउंसेस है जी, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि उसको समझने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ कैसा है, कोई दुर्गम एरिया का जो अलाउंस है, किसी को अलग तरह के अलाउंसेस मिल रहे हैं। सर इसी माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जम्मू कश्मीर जो है जो वहाँ के काम करने वाले जो है कर्मचारी, उनके एसोसिएशन की बात हम लोगों ने की थी। वहाँ से एक पॉइंट ये सामने आया था कि देखिए तमाम देश के जो राज्य हैं वहाँ पर बात कुछ दूसरी है, और यहाँ जब आ जाती है तो स्थिति यहाँ दूसरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ दुर्गम है, पहाड़ पठार वाला एरिया है, काफ़ी ठंड रहती है। तो उन्होंने भी अपनी जो है मेमोरेंडम जो सौंपा था उसमें वो बात को जिक्र किया था कि भाई यहाँ हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट या अलाउंसेस की बात किया। क्या वही सेम कहानी है सर जो आप बता रहे थे? बिल्कुल वो कहानी भी है, और इस तरह के दूसरे एरियाज भी हैं। आप नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज को नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, या आप राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों को देख लीजिए, एक्सट्रीम हीट वाले इलाके हैं, वहाँ भी कामकाज को लेकर उतनी ही दिक्कतें हैं, पहुँचना, आना जाना। तो
मेरा मोटे तौर पर कहना यह है कि भत्तों में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब क्या सरकार को एक बार का 10 साल में एक आयोग बनाना, जिसका एक सीमित सदस्य हैं, 5-6 लोगों का पूरा एक आयोग है, उसके ऊपर 1.25 करोड़ लोगों की या 1,10,00,000 लोगों की पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी का पूरा हिसाब किताब तय करने का जिम्मा है। इस व्यवस्था को दरअसल और लार्जर पर्सपेक्टिव में लेकर आने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, सरकार जब रिफॉर्म की बात करती है और बड़े लेवल पर रिफॉर्म की बात करती है, और मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो गए, प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक एक साथ प्रधानमंत्री होने का जो है वो एक तरह से मैं कहूँगा कि उपलब्धि हासिल हुई है। इस मौके का इस्तेमाल इस बात के लिए भी किया जाना चाहिए कि अब एक जो पे कमीशन है उसमें भी एक व्यापक तौर पर विशाल रिफॉर्म हो। पेंशन व्यवस्था को लेकर भी सर कुछ बातें कही गई हैं। कहा गया है कि अभी जो भारत में कई तरह की जो पेंशन व्यवस्थाएं हैं, इसको देखिए, कल परसों के हम लोग मनी सेंटर में भी इस बात को डिस्कस किया था कि सरकारी कर्मचारी के लिए अलग है, गैर सरकारी कर्मचारी के लिए अलग है। अगर किसी व्यक्ति को समझना हो भारत के पूरे पेंशन बाजार को, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक वही बात ये लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं देखिए, ओपीएस भी है, एनपीएस भी है, सरकार जो है यूपीएस ले आई, फिर जन प्रतिनिधियों के लिए जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी एमएलए को शायद ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। कई बार हम खुद जो है 8वें वेतन आयोग के तमाम जितने भी मैंने जो है इंटरव्यूज़ किए, या वहाँ बात आती थी कि एक एक एमपी साहब हैं या सांसद साहब हैं या विधायक साहब हैं, उनको 4-4, 5-5 पेंशन मिल रही है। तो इन जटिल समस्याओं का भी निराकरण जो है वो होना चाहिए, इसका कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पेंशन्स की तमाम स्कीमें न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ओवरलैपिंग है पेंशन स्कीमों की। सरकार को एक बार में इस मसले को पूरा सॉल्व करना चाहिए कि साहब, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन स्कीम है, जो गैर सरकारी लोग हैं उसमें चाहे आपके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, उनके लिए चाहे दिहाड़ी मजदूर हो चाहे गिग वर्कर हो, उन सब के लिए आप एक तरह की व्यवस्था बना दीजिए। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की व्यवस्था मान लीजिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए है, वहाँ आप एक तरह की व्यवस्था बना दीजिए। तो जितना वर्कफोर्स है, जितने लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए एक चीज़ हो जाए। यहाँ भी चीज़ों को आप आसान बनाइए। मेरा कहना यह है कि कोशिश इस बात की होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर इस चीज़ को भी देखते हुए कि सरकार पर पेंशन और केंद्र सरकार की केवल मैं बात अगर करूँ, पेंशन और आपका सैलरीज, इसमें रक्षा और गैर रक्षा दोनों को अगर मिला लिया जाए तो तकरीबन 18 से 20% का हिस्सेदारी बनती है सालाना बजट में जी। तो जब आपका खर्च इतना बड़ा है, तब सरकार की एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साहब, आपको न केवल बाकी चीज़ें देखनी है, सैलरी में बढ़ोतरी करनी है, बल्कि आपको अपने खजाने की स्थिति भी देखनी है। फिस्कल उसके इम्प्लीकेशंस किस तरह के होंगे, खजाने पर असर किस तरह का होगा, और जो चीज़ आप लागू करेंगे वही स्टेट्स को भी लागू करना होगा। तो व्यवस्था ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, और इसीलिए एक जो सुझाव आया है वो नेशनल कंपनसेशन अथॉरिटी का सुझाव आया है। जी जी। वो क्या है सर, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि हर 10 साल में वेतन आयोग बनाने की बजाय एक स्थायी और स्वतंत्र जो है इंस्टीट्यूशन बनाई जाए, जो नियमित रूप से जो है वेतन, भत्तों और जो है पेंशन की समीक्षा करे। एक बड़ा अच्छा एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस सामने आता हुआ दिख रहा है सर। नहीं, बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है विशाल। आप 10 साल में एक बार लाएं, पूरे के पूरे कर्मचारियों की निगाहें, उनकी उम्मीदें उस चीज़ पर टिकी हैं कि अब इतनी बढ़ोतरी होगी कि आप 10 साल का, आपको एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर ये बात आती है कि आप 10 साल का एक गैप फिल कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपका एक पूरे साल या लगातार जारी रहने वाला अगर एक नेशनल कंपनसेशन अथॉरिटी या इस तरह की कोई संस्था बनाते हैं, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग अफसरों, कर्मचारियों की ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस सब को समझते हुए उनके वेतन वृद्धि और बाकी चीज़ों को तय करें। अप्रेजल सिस्टम जिस तरह का कॉरपोरेट, और इसी तरह के सवाल भी जो हम लोगों ने देखा, 18 सवाल किए गए, उसमें इस तरह की बातें भी आई। तो उनकी जिम्मेदारियां, उनका परफॉर्मेंस, इस सबको तय करने वाला एक अप्रेजल का पूरा प्रोसेस बनाए सरकार।
और न केवल सिविलियंस के लिए बने बल्कि आर्म फोर्सेस के लिए भी तभी तो बने। देखिए ना सर, तमाम जो इंटरव्यूज़ मैंने किए 8वें वेतन आयोग को लेकर, उसमें एक बात ये भी सामने आ रही थी प्रवीण सर, वो कह रहे थे कि अभी मान लीजिए, देखिए आप फिटमेंट फैक्टर को ही देखिए, विशाल जी करके बोल रहे थे वो कि देखिए अभी आप कह रहे हैं कि 2.57, 2.86, 3, 4 तक की बात हो रही है। अब सरकार को लग रहा है कि बहुत बोझ पड़ जाएगा, तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ रही है कि 2 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। तो वो कह रहे थे जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं कि क्यों ना इन 10 साल का जो पीरियड है उसको 5 साल कर दिया जाए, उसको शॉर्ट कीजिए, हर 5 साल में वेतन वृद्धि और तमाम तरह के वेतन आयोग वाली बात सामने आए, तो उससे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कम होगी, सरकार को भी लगेगा कि भाई इतना बोझ ना देना है। नहीं देखिए, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है विशाल, और मुझे लगता है कि जब सालाना इंक्रीमेंट 3% का सालाना जी। इंक्रीमेंट है, जब सालाना 3% का इंक्रीमेंट है सभी कर्मचारियों का, उनके अप्रेजल के प्रोसेस के जरिए जब वो मिलने की व्यवस्था है, तो फिर सेपरेट पे कमीशन और उसमें इतने बड़े जो 4.38 तक का भी संभवतः सबसे ऊंची डिमांड आई है फिटमेंट फैक्टर की, इतने बड़े 3 गुना 3.5 गुना सैलरी की बढ़ोतरी करना, वो क्या आपको डीलिंक नहीं करती बाकी के जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनकी, जब आप वेज ग्रोथ को देखते हैं उसके हिसाब से? ऐसा तो है नहीं कि देश में 140 करोड़ लोगों में मान लीजिए 40-50 करोड़ का जो वर्कफोर्स है जी। उसमें बाकी लोगों का योगदान नहीं है नेशन बिल्डिंग में, बाकी तमाम लोगों का। तो मुझे लगता है कि जब आप 3% का यहाँ वेतन वृद्धि कर रहे हैं, इसी को एक अथॉरिटी के जरिए या इसी को एक पूरे के पूरे मैकेनिज्म के जरिए सालाना इसको मान लीजिए आप बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर उसके साथ उत्तरदायित्व को लिंक करके ऐसा करना ज़्यादा जरूरी है। और जो वन टाइम का सरकार का खर्चा है जी। वो भी यहाँ से बचेगा। अब सरकार के ऊपर पता चला कि 18 महीने 20 महीने का एरियर एक मुश्त देना है आपको, एक एक कर्मचारी को लाखों रुपए आपको पे आउट देना है, तो वो बजट पर जो सरकार के खजाने पर जो एक मुश्त जो बर्डन है, वो निश्चित तौर पर जब आप सालाना प्रक्रिया में इस चीज़ को लेकर आएंगे तो वो बजट भी कम होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, क्या है लेटेस्ट अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर? जून का महीना चल रहा है सर, जून जुलाई में जहाँ तक मुझे याद है सर बैठकों का दौर जो है वो शेड्यूल्ड था, क्या है लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल 22-23 जून को लखनऊ में मीटिंग है, उसके बाद जुलाई में भी मीटिंग है, और बड़ी एक चीज़ ये भी है कि 15 तारीख को जो मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख थी वो डेडलाइन भी खत्म हो गई और उसको एक्सटेंड भी आयोग की तरफ से नहीं किया गया। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, देश की 1.4 करोड़ किराना दुकानें अब सिर्फ उधार की कॉपी और कागजी ही जो है हिसाब किताब तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि डिजिटल ताकत से लैस होकर जो है ब्लिंकिट, जेप्टो और दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। असल में भारत के रिटेल कारोबार में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार, ONDC और FMCG कंपनियां मिलकर जो है डिजी दुकान नाम की एक ऐसी पहल को आगे बढ़ा रही है जिसका मकसद जो है देश की करोड़ों छोटी किराना दुकानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना है। कहा तो ये भी जा रहा है प्रवीण सर कि इससे दुकानदारों को सीधे ऑर्डर्स मिलेंगे, बेहतर जो है स्टॉक मैनेजमेंट करने में आसानी होगी, ज़्यादा मुनाफा और कारोबार बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। सर, हम लोग लगातार किराना दुकानों वाली भी मामला है, ब्रिक एंड मोर्टार जिसको आप कहते हैं, उनके मुद्दों को भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो डिजी दुकान वाला मामला है ये कितना रिवोल्यूशनरी है आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नहीं देखिए, इसको हैदराबाद में लॉन्च किया गया है और अब 19 जून को जो है जयपुर में भी लॉन्च किया जाना है। 10,000 लोगों ने, 10,000 छोटे किराना दुकानदारों ने इसको के साथ एनरोलमेंट किया है अपना। और डिजी दुकान में बताया ये जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ जो छोटे किराना दुकानदार हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, इस पे ऑन बोर्ड होंगे, और उसके साथ ONDC की भागीदारी है। अब सीधे तौर पर अगर हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें विशाल, तो जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि क्या जो डिजी दुकान है उसके ज़रिए देश के जो 1.5 करोड़ दुकानदार हैं, किराना दुकानदार, क्या वो जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट इनके जैसी या फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसी इनके जैसी जो 10 मिनट में 5 मिनट में सामान पहुंचाने वाला जो क्विक कॉमर्स का धंधा है, क्या उसको टक्कर दे पाएंगे? एक बात, और क्या अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित कर पाएंगे इस पहल के जरिए? ये दूसरा सवाल यहाँ से पैदा होता। तो बड़ी कहानी एक अनफोल्ड यहाँ से होती हुई दिखाई दे सकती है, जहाँ पर डिजी दुकान के जरिए किराना दुकानदारों को अपने मार्जिन्स को बचाने में, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने में,
अपने खातों को मैनेज करने में, ऑर्डर देने में, सीधे ब्रांड्स के साथ कोलैब करने में, सीधे ब्रांड्स के साथ लेने में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कोलैब करने में मदद मिलेगी। और ONDC पर जब वो ऑनबोर्ड होंगे तो इसके साथ अगर जो डिलीवरी पार्टनर भी साथ जुड़ जाते हैं, यानी जिस तरह का एक क्रांतिकारी कदम हम जनधन, आधार और मोबाइल को मानते हैं, जेम ट्रिनिटी को, उसी तरह का क्या किराना दुकानदार ONDC या डिजी दुकान ONDC और आपका डिलीवरी पार्टनर, ये 3 इकाई मिलकर एक जो बड़ी लड़ाई है, इनके सामने अस्तित्व का संकट है कि क्या टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे इस जंग में, उसमें दरअसल ये एक लड़ाई लड़ते हुए दिख सकते हैं। सर एक सवाल बड़ा मौजू है कि सरकार को ये कदम उठाना क्यों पड़ा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्या सरकार भी समझ रही है कि इनकी चिंताएं, इनकी जो समस्याएं हैं वो सही में रियलिस्टिक हैं? ना, बिल्कुल। आप देखिए कि माना ये जा रहा है कि इस साल यानी 2026 में ही तकरीबन 10 लाख छोटे दुकानदार जो है वो धंधे से बाहर हो जाएंगे। और अगर आप 1.5 करोड़ किराना दुकानदारों को मानकर चल रहे हैं, मान लीजिए इस देश में, इनके साथ अगर एक परिवार में 4 या 5 सदस्य भी हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 5-5.5 करोड़ लोगों की आजीविका सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसके साथ इन तक सामान पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टर, उनके साथ जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो तमाम जो पूरा धंधा है भाई, अगर अभी भी आप देखेंगे वॉल्यूम वाइज अगर आप देखेंगे तो लगभग 90 से 95% तक या 90 से 92% तक का जो रिटेल सेल्स है जी उसमें हिस्सेदारी इन छोटे दुकानदारों की है जी। तो चलिए सर, अब डिजी दुकान से क्या क्या फ़ायदा होगा अब ये समझा देते हैं हम अपने व्यूअर्स को। कहा जा रहा है कि सामान खरीदने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, बेहतर दाम और ऑफर्स मिल सकेंगे, कौन सा सामान खत्म हो रहा है इसकी जानकारी जो है तुरंत मिल पाएगी। कंपनियों द्वारा जो दी गई योजनाएं हैं सर, या तो ऑफर्स की जानकारी वो सीधे मिलेगी, वर्किंग कैपिटल की जो है ज़रूरत वो कम हो सकती है, पेमेंट और जो है अगर मान लीजिए कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है उसकी भी जो प्रक्रिया है वो डिजिटल हो जाएगी। सर इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या फ़ायदा होगा ये भी जान लेते हैं। बिना अतिरिक्त जो है सेल्स जो स्टाफ हैं बढ़ाए बिना ही ज़्यादा दुकानों तक इनकी पहुंच बन जाएगी, ऑर्डर्स और पेमेंट की डिजिटल व्यवस्था हो जाएगी, फील्ड कॉस्ट में कमी आएगी और सप्लाई चेन जो है अधिक तरीके से जो है कुशलता से जो है वो मैनेज हो जाएगा। और FMCG कंपनियों को भी इससे फ़ायदा होगा सर। कहा जा रहा है कि दुकानों से सीधे जो है डिमांड का जो डेटा वो मिल पाएगा, सेकेंडरी जो है सेल्स की बेहतर जानकारी मिल पाएगी, प्रमोशनल स्कीम्स को जो है बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे और प्रोडक्ट्स की मांग का सही अनुमान लगा सकते हैं। तो हैदराबाद में जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत हो गई सर, 10,000 से ज़्यादा रिटेलर जुड़ चुके हैं, 35 से अधिक ब्रांड्स जो है शामिल हो चुके हैं। अब जयपुर में जैसा लॉन्च होगा तो सर आगे की क्या प्रक्रिया, थोड़ी जो हम लोग जितनी जो समस्याएं बात करते रहते हैं ब्रिक एंड मोटार से रिलेटेड, आगे अब धीरे धीरे वो चीज़ें जो है सुलझती हुई बेहतर होती हुई दिखेंगी? देखिए इसमें फ़ायदा एग्जैक्टली होगा किनको? ऐसे दुकानदारों को फ़ायदा होगा, ऐसे छोटे किराना दुकानदार तो टिक पाएंगे इस जो पूरी की पूरी एक जो आंधी है क्विक कॉमर्स की, जो कि अब अपने पैर पसार रही है छोटे शहरों में, Tier 2 गांव देहात तक अपने पैर पसारने की कोशिश है। वहाँ जो छोटे दुकानदार हैं उनमें से वो दुकानदार टिक पाएंगे विशाल, जो तकनीक को अडॉप्ट करेंगे, डिजिटली जो कनेक्ट होंगे। और इसीलिए सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहती जहां पर ये सारे के सारे दुकानदार आ सकें, खुद को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें जी, और अपने अपने लेवल पर, एक छोटे लेवल पर, मान लीजिए दुकानदार, कोई छोटे दुकानदार आपके डिजी दुकान के जरिए अपनी इन्वेंट्री से लेकर अपने खातों तक को, बही खातों तक को ठीक से मैनेज कर पाने में सफल होते हैं। इसका एक तो फ़ायदा होगा कि आप बिना वजह की इन्वेंट्री लेवल नहीं होगा, आपका जो सामान बिक रहा है आप उसी को सीधा ऑर्डर देंगे। सीधे अगर आप ब्रांड से डील कर रहे हैं तो आप उसी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आपके पास इन्वेंट्री का एक्सेस नहीं होगा, इन्वेंट्री का शॉर्टफॉल नहीं होगा। कोई सामान कम हो रहा, आपके पास उसकी डिजिटल इंफॉर्मेशन होगी, किस दाम पे आप बेच रहे हैं, किस दाम पे आपको मिल रहा है, इसकी सटीक जानकारी होगी। तो आप एक लेवल पर आप इन जो क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां हैं जेप्टो जैसी, इनके साथ आप एक बड़ा मुकाबला लड़ सकते हैं अगर आप अपने साथ डिलीवरी पार्टनर्स को एसोसिएट कर पाते हैं, ONDC पर एक्टिव होते हैं, तो इसके जरिए आप अपने आसपास के घरों तक सामान भिजवा सकते हैं। और यही मॉडल ऐसा है जो आने वाले वक्त में इन सबको सर्वाइवल का एक रास्ता दिखाता है विशाल।
चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में पैसा कहाँ बनेगा, निफ्टी में या स्मॉल कैप में? विदेशी निवेशक भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं या सिर्फ अपनी चाल बदल रहे हैं? ऐसे समय में जब वेस्ट एशिया के तनाव, एफआईआईज़ की खरीद बिक्री और बाजार की ऊंची वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल हैं, ऐसे समय पर दो दिग्गज निवेशक समीर अरोड़ा और शंकर शर्मा ने बाजार की दिशा पर बड़ा नजरिया पेश किया है। एक तरफ समीर अरोड़ा का कहना है कि विदेशी निवेशकों ने भारत को छोड़ा नहीं है बल्कि सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को रीशफल किया है। वहीं शंकर शर्मा मानते हैं कि आने वाले दौर में असली कमाई जो है निफ्टी नहीं बल्कि चुनिंदा जो है स्मॉल कैप शेयरों से हो सकती है। ऐसे में सवाल ये है प्रवीण सर कि आम निवेशक को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आइए जो है इसके अलावा जो दोनों दिग्गजों की राय है उसको भी आने वाले समय में बाजार से कैसे पैसा बनाया जाए, सही तरीका क्या है, इनसे क्या की टेक अवेज निकलता है, सर ये हम आपसे समझना चाहेंगे। ये पहली और बड़ी बात यह है, जो समीर अरोड़ा और शंकर शर्मा जो दोनों लोग बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है। दोनों जो जानकार हैं, दिग्गज हैं, उनका एक मामले में एक राय ये है कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स का पैसा निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो सीधा सीधा लार्ज कैप स्टॉक से हो रहा है। समीर अरोड़ा साहब ने ये कहा है कि TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक, आपका रिलायंस, इन्फोसिस, ऐसी जो दिग्गज जो ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनियां थी, इनमें FIIs का जो कंसंट्रेशन है या जो होल्डिंग है वो अब तक 40% हुआ करती थी और अब वो घट के 20% रह गई, सीधी आधी हो गई है। यही बात शंकर शर्मा कह रहे हैं कि साहब जो भारत के जो बाजार में आउटफ्लो FIIs का दिखाई दे रहा है वो दरअसल ब्रॉड बेस्ड कम है, लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं क्योंकि वहाँ उनका बहुत इन्वेस्टेड है, वहाँ से निकासी उनकी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो आपको जो तेज़ी दिखाई देगी अब, वो आपको दरअसल निफ्टी या लार्ज कैप में नहीं दिखाई देगी, आपको तेज़ी मिलेगी या मुनाफा मिलेगा वो दरअसल छोटे स्टॉक में मिलेगा। अब सर इस पूरी कहानी में FIIs का रोल बहुत सामने आ रहा है, तो डेटा समझ लेते हैं। सर कहा जा रहा है कि अब तक मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग 2026 से अगर अब तक की बात की जाए तो 2.87 लाख करोड़ तक के जो है बिकवाली के आंकड़े सामने आते हुए दिख रहे हैं। जनवरी में कहा जा रहा है कि 35,962 करोड़, तो फरवरी में हालांकि ये पॉजिटिव था, उन्होंने 22,615 करोड़ की खरीदारी की थी, लेकिन मार्च में देखिए 1.17 लाख करोड़, अप्रैल में 60,800 करोड़, मई में 32,900 करोड़ और जून में अब तक मात्र 15 दिनों में इन्होंने 62,853 करोड़ की सेलिंग की है। अगर टोटल इन आंकड़ों को जोड़ा जाए सर तो करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो सिस्टम से बाहर हो गया है। अगला सवाल आपसे हम ये पूछना चाहूँगा सर कि विदेशी बिकवाली के पीछे के क्या कारण आप देख रहे हैं? क्या इस सेफ एसेट की ओर रुझान कहा जाए या कहा जाए कि भारत का जो महंगा वैल्यूएशन है वो एक बड़ा फैक्टर है, या गिरता रुपया या कमज़ोर रुपया जो है, ये 3 बड़े कारण? देखिए, कुछ मार्केट्स में ज़्यादा यील्ड मिल रहा है, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, एक तो बड़ी वजह ये है। दूसरा जो समीर अरोड़ा कह रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के बाज़ार से आउटफ्लो हो रहा है, ये आउटफ्लो साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों से भी हो रहा है, जहाँ पे कि आप जिन मार्केट्स को आप बड़ा ये मानते हैं कि साहब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है जी। तो जो आउटफ्लो है उसमें भारत अकेला नहीं है, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे मार्केट्स भी शामिल हैं। दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जब हम FIIs के पैसे की निकासी की बात करते हैं और बड़ा डर सा लगता है, इसमें दरअसल हम उस चीज़ को एक को भूल जाते हैं जो एक रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन $200 बिलियन का दरअसल एक रोटेशन पैसे का या कैपिटल का जो रोटेशन है वो जिसमें छिपा हुआ है। रिशफलिंग की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो हुआ ये है दरअसल कि जो पैसा निकाला गया है वो रिपोजिशन हुआ है, वो आपका एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में गया है। तो सेक्टर रोटेशन यहाँ पर आउटफ्लो की एक ज़्यादा बड़ी वजह विशाल दिखाई देती है। चलिए सर, सर FIIs की बिकवाली की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सर विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार और RBI ने हाल फिलहाल में कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं, जैसे हेजिंग कॉस्ट था, RBI ने कमर्शियल बैंकों के जुटाए गए FCNR डिपॉजिट पर लगने वाले जो हेजिंग कॉस्ट था उसको खुद एब्जॉर्व करने का फैसला लिया था। फॉरेक्स का जो स्वैप था, केंद्रीय बैंकों ने जो है फॉरेक्स स्वैप विंडो के दायरे को बढ़ा दिया था, ये भी बात सामने आ रही थी। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेकर भी बात आ रही थी कि फुल्ली जो है FAR के जरिए जो है सरकारी बॉन्ड्स तक विदेशी निवेशकों की पहुंच हो और वो आसान हो और
उसको फैलाया जाए, ये बात की गई थी, सुनिश्चित की गई थी। फिर इसके अलावा कहा गया कि देश के जो है इक्विटी मार्केट्स में एनआरआईज और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी जिसको आप ओसीआई के नाम से जानते हैं, उसके लिए निवेश के लिमिट को बढ़ाया गया था। तो क्या इन कदमों के बाद सर, क्या इनकी जो बिकवाली जो हम लोग देख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ के आसपास है, ये रिवर्स होता हुआ दिख सकता है या नहीं? नहीं, देखिए, रिवर्स होते हुए दिखाई दे सकती है, और उसके पीछे एक और वजह यह है कि कल ही वित्त मंत्री ने कहा है कि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, जिसमें एफसीएनआरबी और तमाम तरह के जो सरकार और आरबीआई दोनों ने कदम उठाए हैं। माना ये जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एफसीएनआरबी जो पर जो कदम उठाया गया है आरबीआई का, जो कि एक लिमिटेड विंडो में आपको सहूलियत दी गई कि साहब हेजिंग कॉस्ट आरबीआई उसका बेयर करेगा, जी। उसी कदम से 50 से 70 बिलियन डॉलर जो है वो भारत में आ सकते हैं। और माना ये भी जा रहा है, या जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, कि बड़े पैमाने पर ये डिपॉजिट्स आना शुरू हो गए हैं। बैंकों ने अपने रेट्स जो है वो चेंज किए हैं ताकि और अट्रैक्ट कर सकें। तो एक तो ये, दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। अभी सरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स को या डॉलर को अट्रैक्ट करने के लिए और भी बड़े रिफॉर्म कर सकती है। तो अब सरकार यहाँ पर फोर फ्रंट पर खेलती हुई विशाल दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ बड़े रिफॉर्म, खासतौर पर जिसमें जो कैपिटल गेंस टैक्स से जुड़े नियम हैं, उनमें सरकार विदेशी इन्वेस्टर्स को बड़ी राहत हो सकता है आने वाले वक्त में दे। चलिए सर, अब आपने जो कहानी की शुरुआत में दोनों विशेषज्ञों की जो सिमिलैरिटीज़ की बात की थी, तो एक चीज़ तो ये दोनों मान रहे हैं सर कि भारत की जो है ग्रोथ स्टोरी वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी मजबूत है, और भारत जो है लंबी अवधि में निवेश के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक बना हुआ है। तो इस पर भी कुछ लास्ट 1-2 कमेंट आप करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, शंकर शर्मा ने अभी हाल में एक और इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि साहब जो अभी एक इसमें वो कह रहे हैं कि साहब स्मॉल कैप जो है वो ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन अभी हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि साहब देखिए, शेयर बाज़ार से जो है आम लोग जो हैं वो दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि ये हर किसी ऐरे गहरे के लिए बना हुआ नहीं है। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि साहब आम आदमी दूर रहे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो निकासी है वो लार्ज कैप से है, और आम जो छोटे शेयर हैं वो मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। ओवरऑल बात यही है कि कई बार कॉन्ट्रा व्यू दिखाई देता है, और कई बार ये दिखाई देता है कि साहब जो है लेकिन शंकर शर्मा कह रहे हैं कि बाजार से दूर रहें, तो कहाँ फिर आदमी पैसा लगाए सर, जमीन जायदाद में? नहीं, छोटे हाँ बिल्कुल। एक बार संभवतः उन्होंने ये भी कहा कि गोल्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर, या रियल जीजा जी इसके पोर्टफोलियो से समझिए। हाँ, देखिए बिल्कुल। तो अब आम लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग फिर स्थिति पैदा हो जाती है विचार। तो चलिए प्रवीण सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज का मनी सेंटर बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।